नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है और आयंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस कहाँ से आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ किसी भी मैटर का पढ़े थे कि वो एटम होता है। ओके, तो एटम अगर होता है तो एटम नॉर्मल कंडीशन में फ्रीली एग्जिस्ट, ज्यादातर एटम, सभी नहीं, ज्यादातर एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो वो मॉलिक्यूल्स और आयंस के फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली अगर एटम की कहा जाए तो इंडिपेंडेंटली उतना उस तरह का वो इन्वायरमेंट, उसका स्टेबिलिटी नहीं होता है कि वो सिंगल रूप में एग्जिस्ट करे। ठीक है, वो कुछ ग्रुप ऑफ एटम बना के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या फिर आयंस के फॉर्म पे रहते हैं, तब उसका एग्जिस्टेंस होता है और उसका बिहेवियर एटॉमिक लेवल तक सेम हो जाता है। ठीक है, नहीं तो उसका बिहेवियर भी सेम नहीं होगा और एटॉमिक लेवल पे वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में, डेली लाइफ में। ठीक है, स्पेशल कंडीशन में उसको एग्जिस्ट कराया जा सकता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो इसमें बता दिया मैंने कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यही मॉलिक्यूल्स और आयन के बारे में हम लोग जानना है। ठीक है, अगर क्या होता है मॉलिक्यूल्स और आयन, क्या होता है कि अगर ढेर सारे एटम्स, ठीक है, ढेर सारे का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक एटम हो सकता है, एक से अधिक, 10, 20, 1000, इसके फॉर्म पे वो अगर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, वो आगे आएगा तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्म ले लेते हैं, ये आयंस बनते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में समझते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है। A molecule is a smallest particle of an element or a compound capable of independent existence under ordinary condition। तो ordinary condition में, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो और कंपाउंड का जो एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि आयरन को छोड़ सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नमक है, कॉमन साल्ट है, तो उसका जो सबसे मिनिमम अगर हम छोटा से छोटा रूप में चलते जाएंगे तो सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वही उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। और जो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल जो मॉलिक्यूल होगा, जो एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का लेते हैं, ठीक है, NaCl का लेते हैं, तो उसका भी वही प्रॉपर्टी होगा जो हम बल्क में साल्ट लेते हैं। ठीक है, मतलब वो साल्टी नेचर का होगा, आयनिक फॉर्म करेगा, जो भी है उसका नेचर है वो नेचर वहां पे भी शो होगा। तो सबसे छोटा अगर किसी कंपाउंड का पार्ट लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में तो वो उसका मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन। अगर इसको दूसरे टर्म में भी अगर हम लोग बात करना चाहें तो दूसरे टर्म में बोल सकते हैं मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि 2 ही एटम हो, सेम एटम भी हो सकता है, डिफरेंट एटम से भी मिलके बन सकते हैं मॉलिक्यूल, आगे आएगा अभी धीरे धीरे। तो अभी के लिए समझ लेना, ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर बाय मींस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है। ठीक है, एटम्स के बीच में, दो सिमिलर एटम हो या डिफरेंट एटम, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसके कारण ये मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस सामने आता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक एटम्स अगर आपस में मिल जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं, तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स जैसे मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स सेम एटम के भी हो सकते हैं या डिफरेंट एटम्स के भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर ऑक्सीजन का दो ऑक्सीजन जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा हवा में, ठीक है, लेकिन जो हवा में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में O2 जिसको बोलते हैं, दो ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलता है तो O2 बनाता है, उस कारण से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जितना भी एटम्स जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो सिंगल एटम हो, 2 एटम हो, 4 एटम हो, 10 एटम हो, तो उस तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोनो एटॉमिक, वैसा मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सारे के सारे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि सारे के सारे जरूरी नहीं है कि कंबाइन होके ही एग्जिस्ट करे मॉलिक्यूल। यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म पे भी कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाते हैं, जैसे कि आर्गन, इनर्ट गैस है, हीलियम हो गया, ये सब एटॉमिक फॉर्म में, मतलब जो सिंगल एटम है, ठीक है, वही एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म पे भी, इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, और भी होता है। ठीक, अब डाई एटॉमिक, ये बहुत ज्यादा मिलते हैं,
जैसे डायटोमिक में जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं O2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे O2 अगर 2O यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे, रिप्रेजेंटेशन का मैं बात बता रहा हूँ। 2O लिखेंगे तो 2 ठो ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे O2 लिख रहे हैं, मतलब कि 2 ठो ऑक्सीजन एटम आपस में बाउंडेड हो चुका है और ये मॉलिक्यूल के फॉर्म पे इसको लिखा जा रहा है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 एटम है ऑक्सीजन का, O 2 ठो आपस में कंबाइन हो गए हैं, बाउंडेड है और इसको O2 के फॉर्म में 2 ठो है इसलिए O2 लिखा जा रहा है। उसी तरह सिमिलरली नाइट्रोजन का 2 ठो इसमें भी कंबाइन होते हैं तो N2 लिखेंगे, 2N नहीं लिखेंगे। 2N का मतलब हो गया कि 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। N अगर कहीं सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एटम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर हम 2N लिख देंगे तो 2, 3N लिख देंगे तो 3 एटम, ठीक है। लेकिन N अगर है और इसके आगे N2 लगा देंगे, ठीक है, N2 अगर लगाए तो ये हो गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन का Cl2, ठीक है। उसी तरह से सिंबल तो मैंने आपको पिछले वाला जो बीता वीडियो 2-3 वीडियो उसमें बता दूंगा सिंबल कैसे राइट करते हैं। तो नहीं अगर पता है सिंबल कैसे राइट करते हैं तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। 3 एटम का भी होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जांपल नहीं है लेकिन टेट्रा एटॉमिक की बात करते हो। फास्फोरस में P4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एटम, फास्फोरस के 4 एटम, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये चारों आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो ये फास्फोरस का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो इसको कहेंगे फास्फोरस का मॉलिक्यूल। यहाँ पे 4P नहीं लिखेंगे, ठीक है, 4 एटम कंबाइंड हो चुके हैं, अब ये मॉलिक्यूल बन चुका है, ठीक है, इसलिए P4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 4 एटम आते हैं और ये फिक्स्ड रहेगा। फास्फोरस जब भी ये मॉलिक्यूल बनाएगा फास्फोरस का तो P4 ही बनाएगा, P3 नहीं बनाएगा, P5 नहीं बनाएगा, P1 में P2 नहीं बनाएगा, P4 ही बनाएगा, ठीक। उसी तरह ऑक्सीजन में भी O2 ही बनाएगा, मतलब हमेशा 2 ऑक्सीजन के एटम अगर आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। अगर 3 एटम मिल गए तो क्या हो जाएगा, ये आप अगर आता है तो जल्दी से वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर डिस्क्रिप्शन लिखें। O3 अगर बन जाता है, 3 ऑक्सीजन के एटम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूं तो आप वीडियो पॉज करके आप डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए मैं आपका इसका सही आंसर बताता हूं। अगर ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में मिल जाते हैं तो ये बनता है ओजोन, ठीक है, O3 अगर कहीं आता है तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके ओजोन बनाते हैं। ओजोन गैस जो होता है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है, उसको वो बनता है O3। ऑक्सीजन के 3 एटम के मिलने से ओजोन गैस बनता है। उसी तरह से पॉलीएटॉमिक बात करें तो सल्फर S8 होता है। सल्फर में 8 एटम आपस में मिलते हैं तो ये सल्फर के मॉलिक्यूल को बनाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिसिटी की, ठीक है। तो एटॉमिसिटी एक टर्म आता है जिसका मतलब हो जाता है नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन में कितने एटम है, इसमें ऑक्सीजन में तो 2 है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 हो गई। उसी तरह से ओजोन की अगर बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, तो 3 हो गई, क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। सल्फर की कितनी हो गई, तो सल्फर में 8 है तो एटॉमिसिटी 8 हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया एटॉमिसिटी का कंसेप्ट। मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें सिंगल रहेगा, डायटोमिक में 2 रहेगा, ट्राई में 3, टेट्रा में 4 एटम का अगर मिलकर कोई कंपाउंड बना हुआ तो टेट्राटॉमिक। इस तरह का कंसेप्ट आगे बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड की। तो यहाँ पे आप पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सारे सिमिलर एटम मिलके बना रहे थे मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन ही थे, फास्फोरस था तो 4 एटम फास्फोरस के थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, वो तो एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंपाउंड की। कंपाउंड में तो ये हो जाता है कि एक या डिफरेंट एलिमेंट भी आपस में आके मिलते हैं, नंबर ऑफ एटम भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर सिंपल में बात करें वाटर का, ठीक है, तो वाटर में क्या होता है कि वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वाटर में H2O इसका फॉर्म होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर फॉर्मेशन। तो कितना हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइंड होता है तो वो वाटर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने 2 है, ऑक्सीजन के कितने 1 है, तो मिलके वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। ओके,
उसी तरह अमोनिया, अमोनिया गैस जो होता है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन इसमें एक, यहाँ पे 1 जब भी रहेगा तो 1 को लिखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन में 2 एटम हाइड्रोजन के थे, ऑक्सीजन के 1 थे, तो 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे NH3 अमोनिया का, तो N के आगे कुछ नहीं लिखा तो वो 1 हो गया, N1H3 इस तरह का लिखेंगे, सीधे NH3 लिखेंगे। ये मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। तो नाइट्रोजन का, इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन एटम हो गए और हाइड्रोजन के 3 एटम आपस में अगर कंबाइंड होते हैं तो अमोनिया फॉर्म होता है। उसी तरह से आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, जो हम लोग एक्सेल करते हैं, उसमें कार्बन एटम हो गए और 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो 3 एटम, इसकी एटॉमिसिटी अगर कोई पूछे तो कितनी हो जाएगी, तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिला के 3, इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी, जिसमें कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जितने भी कंपाउंड होते हैं उस तरह को रिप्रेजेंट उसके सिंबल के साथ किया जाता है, उसमें कितना नंबर ऑफ एटम है उसके, उस हिसाब से किया जाता है। ओके, अब हम लोग नया कंसेप्ट है आयंस क्या होता है, तो आयंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। वैसा कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल हो। मेटल नॉन मेटल मैंने पिछले वाला पार्ट में ही बता दिया, जो पिछला जो चैप्टर था उसमें बता दिया कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल हो, ठीक है, और उसमें चार्ज स्पेसिफिक चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज स्पीसीज हो, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल के बने हुए कंपाउंड होने चाहिए और चार्ज स्पीसीज होना चाहिए। तो इस चार्ज स्पीसीज को हम लोग कहेंगे आयंस, ठीक है। तो चार्ज कहाँ से बनते हैं, जो चार्ज बनते हैं इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लॉस से, ठीक है। अभी ये आएगा कंसेप्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें गेन हो रहा है, एटम में अगर इलेक्ट्रॉन में जितना न्यूट्रल है, अगर उसमें नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल रहेगा एटम, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, खो देता है इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो आयंस के बारे में और देखते हैं। आयंस में भी सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम मिलके भी उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा, तो वहां पे वो पॉजिटिव या निगेटिव ग्रुप ऑफ एटम का चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो जो एटम्स होंगे वो ग्रुप में भी हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कैसा है, मेटल है, नॉन मेटल है, चार्ज उसमें कितना आएगा। एक चार्ज भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मल्टी चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। निगेटिवली चार्ज, अगर कहीं निगेटिवली चार्ज हो रहा है तो उसको हम लोग एनायन कहेंगे, और पॉजिटिवली चार्ज अगर कहीं आयन आ रहा है तो उसको हम लोग कैटायन कहेंगे, ठीक है। तो एनायन और कैटायन में काफी कंफ्यूजन होता है, तो याद रखने का शॉर्टकट तरीका मैं बता दूं, जैसे पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कभी कभी क्रॉस भी बोलते हैं। तो कैटायन मतलब कि क्रॉस से याद रख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और जो अपोजिट होगा एनायन तो उसको निगेटिवली चार्ज। तो कैटायन एनायन बहुत ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे बेसिक में बता दे रहा हूँ कि कैटायन जब आएगा तो पॉजिटिवली चार्ज उसको बोलेंगे, और एनायन जाएगा तो उसको निगेटिव चार्ज आयन बोलेंगे, ठीक है। तो याद करने का, कैटायन मतलब क्रॉस मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो ये याद रखने का एक तरीका है। और दूसरा वाला जो हो गया एनायन, उसको हम लोग निगेटिवली चार्ज बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं अगर कोई एटम है, ठीक है, तो चार्ज कैसे होता है। कोई भी एटम है वो तो जनरल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में वो न्यूट्रल रहेगा, कोई भी एटम के अगर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन की लॉस हो जाती है, ठीक है, एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन वो खो देता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन खोएगा उतना उस पर निगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन खोएगा उतना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, ठीक है। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, निकाल दिया, या निकल गया, या निकाल दिया किसी मेथड से हमने निकाल दिया, ठीक है, किसी भी कंडीशन से निकाल गया, तो वो उसमें 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर 2 निकाल दिया तो 2 पॉजिटिव, 3 निकाल दिया तो 3 पॉजिटिव, 4 निकाल दिया तो 4 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से होता है। अब अगर हम बात करें कि उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, एक एटम है जो न्यूट्रल है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर एक न्यूट्रल एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो -1 चार्ज आएगा, 2 आ गया -2, 3 आ गया -3, जितना आया उस हिसाब से रिस्पेक्ट में चलेगा। ओके, तो यही होता है चार्ज का कंसेप्ट। अगर उसमें न्यूट्रल एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन का उसमें लॉस हो रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ उतना पॉजिटिव चार्ज, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ उतना वो निगेटिव चार्ज। ओके, तो ये इसका कंसेप्ट है। और जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको कैटायन, जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो एनायन।
ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स और आयंस ये दोनों ऑर्डिनरी कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में। कॉमन साल्ट है, कॉमन एग्जांपल में इसको लिया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड में नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारे जो किचन में अगर हमारे पास जो पैकेट में या साल्ट जो डिब्बे में अगर रखा हुआ है तो उसमें आयंस नहीं होंगे, ठीक है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म पे है। लेकिन जब उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब वो सोडियम पॉजिटिव चार्ज कैटायन के रूप में आ जाएगा और जो क्लोराइड है वो निगेटिव चार्ज के रूप में एनायन के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन तो हो गया कि मॉलिक्यूल का फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर वाटर में इसको जब हम डिसॉल्व कर देते हैं तब वो आयंस के फॉर्म पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उसमें आयंस क्या क्या होंगे, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज पे रहेगा और क्लोरीन निगेटिव चार्ज पे रहेगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो सोडियम हो गया Na, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे। सिंपल प्लस लिखा हुआ है ऐसे ऊपर में, थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है, सामने नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर में रहेगा। तो सिंपल में अगर ऊपर में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है तो एक चार्ज है उस पर, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन को तो Cl, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो उसमें एक निगेटिव चार्ज है, तो इस पे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन खोया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन खोया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, अगर इसने प्राप्त किया इसमें आ गया तो ये निगेटिव चार्ज हो गया, कैटायन एनायन का कंसेप्ट हो गया। तो यही इसका कंसेप्ट होता है। अब कुछ आयनिक कंपाउंड और भी देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम में कैल्शियम आयन होंगे और ऑक्सीजन आयन होंगे, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम और सल्फर के आयन हो गए। सोडियम क्लोराइड तो हम लोग देखें सोडियम और क्लोराइड का इसमें आयंस हो गए। अब कुछ देख लेते हैं कि कुछ मोनो एटॉमिक आयन, कुछ डाई एटॉमिक आयन, कुछ पॉली एटॉमिक आयंस की क्या क्या होते हैं। जैसे कि जितने एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक आयंस जनरली या ट्राई एटॉमिक आयंस भी हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, बात करें तो हम लोग सोडियम की, तो सोडियम में पॉजिटिव सिंगल एक चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव सिंगल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देख ले यहाँ पे सिंबल कैसे है, सोडियम के ऊपर एक प्लस लगा दिए तो 1 प्लस है, इसको 1 नहीं लिखा हुआ है, हम मान लेंगे कि सिंपल प्लस है तो 1 प्लस हो गया, ठीक है। पोटासियम में भी प्लस एक होता है, ये सब पॉजिटिव चार्ज हो गए, मतलब कि कैटायन हो गया। सिल्वर में +1 होता है, कॉपर में 2 होता है, ठीक है, एक +1 भी होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं +2 भी होता है। तो जैसा जैसा कंपाउंड आएगा उस हिसाब से इसमें चेंज होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें मैग्नीशियम में तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम, जिंक, आयरन में भी 2 होता है, 2 प्लस भी होता है और 3 प्लस भी होता है। एल्युमिनियम में 3 प्लस होता है, कॉपर में 2 प्लस भी 1 प्लस भी, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, आयंस कितने कितने होंगे, तो ये फिक्स्ड होते हैं ये सब, ठीक है। तो सोडियम में जब जब भी आयन चार्ज होगा तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज से ही होगा। अब कुछ नॉन मेटालिक में भी देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन में +H भी होता है और -H भी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन एटम में सिंगल एटम होते हैं, वो एक अगर खो दिया तो +H हो गया, अगर एक और आ गया उसमें तो -H हो गया। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लोरीन में -1 होता है चार्ज, अगर सिर्फ माइनस लिखा है तो -1 करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऊपर में करेंगे, ठीक है। उससे ब्रोमीन में तो Br, आयोडीन में -1। उसी तरह ऑक्साइड में अब देखिए यहाँ पे 2 चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज है, तो 2- लिखा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लस लिख दिए मतलब कि 1 हो गया। वही एटम वाला कंसेप्ट, जैसे H2O में लिखते थे H2O, ठीक है, तो H2O लिखते थे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम थे, ऑक्सीजन के 1 थे, तो 1 लिखते तो नहीं ना थे। उसी तरह से यहाँ पे है, हाइड्रोजन प्लस दिया हुआ है तो 1 प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस मतलब कि 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन पे 2- है तो 2- लिखेंगे, 2 चार्ज होता है इसका, क्योंकि ये डाई में आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें लॉस हो रहा है, तो ऑक्सीजन हमेशा 2- बनता है। सल्फर का भी 2- और नाइट्राइड, जो नाइट्राइड आयन बनता है नाइट्रोजन का 3-, इसने 3 इलेक्ट्रॉन को खोया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयंस की बात कर लेते हैं, जिसमें से हो सकता है कि एक मेटल हो, नॉन मेटल हो, या दोनों नॉन मेटल हो, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, कहीं कहीं निगेटिव चार्ज भी है, जैसे कि अमोनिया NH4, ठीक है, तो NH4 में +1 चार्ज होगा। हाइड्रोक्साइड में OH में तो -1 चार्ज होगा। NO3 नाइट्रेट जो होता है इसमें -1, ग्रुप ऑफ एटम है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3, 1, 4, ये चारों एटम पे ओवरऑल ये ग्रुप ऑफ हो गया, तो NO3 जो हुआ NO3, ठीक है, इस पे ओवरऑल चार्ज है -1, ना कि ऑक्सीजन पे यहाँ पे लिखा है तो ऑक्सीजन पे नहीं है, नाइट्रोजन पे नहीं, ओवरऑल है, ठीक है। तो ये चीज समझने का, यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है,
तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 ये कंबाइंड पे -1 चार्ज है, ठीक है। उसी तरह कार्बोनेट में CO3, सल्फाइट में SO3 पे -2, इसमें -2 होता है। सल्फेट और सल्फाइट में अंतर ये होता है SO3 और SO4 का अंतर होता है। उसी तरह फास्फेट में अगर बात करें तो PO4 -3, ठीक है। इसकी एटॉमिसिटी निकालने को बोल देगा तो 4 और 1 5 एटम है। इस पे टोटल ओवरऑल चार्ज कितना है तो -3 है, -3 है, निगेटिव है तो एनायन हो गया, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख समझ के आंसर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की एटॉमिसिटी क्या होती है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। एटॉमिसिटी मैंने इसी चैप्टर में बताया, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके आप देख लीजिए एटॉमिसिटी क्या होता है। तो फास्फोरस जो मॉलिक्यूल होगा उसका एटॉमिसिटी क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है या फिर 8 होता है, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें से जो भी सही आंसर होगा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।